हाँ जी बच्चे, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स, जो मेन हमारी बुक है। क्या तो इसमें हमने अब स्टैटिस्टिक्स के बारे में प्रॉपर फोकस करना है कि एक्चुअल में स्टैटिस्टिक्स है क्या। ठीक है, तो अब अगर हम नॉर्मल वे में ले कि व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स, तो जैसे ये बोल रहे हैं कि इवन अ लेमैन दिस शुड नॉट बी अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। मतलब अगर कोई भी पर्सन अननोन है, जिसको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं, वो भी क्या बोल सकता है स्टैटिस्टिक्स को, कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ये तो हम चीज़ भी नॉर्मली बोल सकते हैं। अगर वर्ड स्टैटिस्टिक्स आ रहा है, इट मीन्स कि कुछ ना कुछ रिलेट करेगा विद द क्वांटिटेटिव, मतलब क्वांटिटेटिव मतलब डाटा से कुछ रिलेट करेगा। ठीक है, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन होगी कोई भी फैक्ट्स की मतलब कि सपोज़ कर लो, जैसे हम बोल रहे हैं कि जैसे सपोज़ आपका रिज़ल्ट है। ठीक है, तो वो रिज़ल्ट किस बेसिस पर आता है, आपके नंबर फॉर्म्स में होता है कि इतने, ये सब्जेक्ट में आपके इतने मार्क्स आए, ये सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आए। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, एक तरह से स्टैटिस्टिक्स होता है। ठीक है, बट अगर हम उसको ले फॉर द इकोनॉमिक पर्पस, ठीक है, मतलब इकोनॉमी के बेसिस पर ले, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कॉमर्स के बच्चे हो आप, इकोनॉमिक स्टडी कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपका स्टैटिस्टिक्स सिर्फ एक क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं रह जाता। ठीक है, इसका एक कंप्लीट एक सिस्टम होता है, एक प्रोसीजर होता है, जिसको यूज़ करके हम प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स करते हैं। क्लियर? जैसे देखो, देयर मस्ट बी अ सिस्टम, मैथड और टेक्निक टू कलेक्ट क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। अब एक हमने ये चीज़ बोल दी कि स्टैटिस्टिक्स में इन क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन डाटा, अब वो डाटा कहीं ना कहीं से तो आया ना, कहीं ना कहीं से तो उस डाटा को क्या करोगे, कलेक्ट करोगे। ठीक है, तो उस पूरे प्रॉपर सिस्टम को, टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। मतलब उसको हमने बेसिकली इस इकोनॉमिक्स में क्या करना है, स्टडी करना है कि कैसे स्टैटिस्टिक्स बनता है, एक्चुअल में स्टैटिस्टिक्स है क्या, क्या डाटा और स्टैटिस्टिक्स दोनों सेम होते हैं। तो ये सब चीज़ों पर हमने यहाँ पे फोकस करना है। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पर वो मेंशन कर रहे हैं। अब देखो, आप लोगों ने प्लस 10th में किया होगा, ठीक है ना, जस्ट एक एवरेज मेथड किया होगा आपने। एवरेज मेथड मतलब जो सेंट्रल टेंडेंसी निकालने वाला कि मीन मीडियन मोड, वो क्या है, सिर्फ एक पार्ट है स्टैटिस्टिक्स का। मतलब एक मेथड है कि कैसे हम स्टैटिस्टिक्स कर सकते हैं या कैसे हम अपने रिजल्ट निकालते हैं। ठीक है, आप एवरेज मीन निकालते थे, क्लियर, मोड भी आपने किया हुआ है, मीडियन भी, तो उस पर क्या है कि आप रिजल्ट फाइंड आउट करते थे। ठीक है, तो वो सब चीज़ें क्या है, वो स्टैटिस्टिक्स का है। मतलब वो एक मेथड है, एक टेक्निक है किसी भी डाटा से इन्फॉर्मेशन निकालने का, कि एक्चुअल में वो आपको क्या चीज़ शो कर रहा है। जैसे मैंने आपको सेंसस की एग्जांपल दी थी कि सेंसस ऑफ इंडिया, आपका सेंसस ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, हर 10 साल बाद सेंसस होता है, तो उसमें क्या है, वो सारी डिटेल्स जो हैं वो लेते हैं। क्लियर? तो अब उसी चीज़ों से हमें पता चलता है, कंपैरिजन जिसका वो करते हैं कि इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है या फिर अदर कंट्रीज़ में ज़्यादा है। क्लियर? तो अब यहाँ पे जैसे हम लिखा है कि अनलाइक अ लेमैन, स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स कैन नॉट रिलैक्स टेकिंग स्टैटिस्टिक्स जस्ट एज अ पूल ऑफ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। मतलब एज अ लेमैन, मतलब जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है स्टैटिस्टिक्स की, वो सिर्फ ये सोचेगा कि स्टैटिस्टिक्स जस्ट क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन है। बट एज अ इकोनॉमिक स्टूडेंट आप स्टैटिस्टिक्स को सिर्फ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि विदाउट द प्रॉपर मैथड एंड टेक्निक जो भी होती है आपकी, विदाउट रिगार्ड द कलेक्शंस, क्लासिफिकेशन, कि कैसे हमने उन चीज़ों को क्लासीफाई करना है। ठीक है, मतलब डाटा कैसे कलेक्ट करना है, प्रॉपर मेथड और टेक्निक्स जब हम यूज़ करते हैं उसको हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। तो इनके बेसिकली बच्चे दो आपके सब्जेक्ट मैटर आते हैं, दैट इज़ सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस। अब देखो, प्लूरल सेंस में आपका क्या कंसेप्ट आता है, जो स्टैटिस्टिक्स है वो रेफर्स टू आपका इन्फॉर्मेशन करता है इन टर्म्स ऑफ नंबर और न्यूमेरिकल डाटा। मतलब सिर्फ एक डेफिनेशन में हम एक्सप्लेन कर देते हैं। प्लूरल सेंस आपको पता ही होगा, प्लूरल मतलब जिसमें हम ज़्यादा की बात करते हैं। ठीक है ना, प्लूरल नाउन, जैसे नॉर्मल प्लूरल नाउन लेके चलो, एक सिंगुलर नाउन होता है और आपका एक प्लूरल नाउन होता है। क्लियर? तो प्लूरल नाउन में क्या है कि जब आप एक वर्ड में सिर्फ इसका सेंटेंस बता दोगे कि एक्चुअल में स्टैटिस्टिक्स क्या है, कि स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू इन्फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर, कि कोई भी इन्फॉर्मेशन है जिसको हम नंबर्स में कलेक्ट करते हैं या न्यूमेरिकल डाटा में कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो आपका क्या आ जाता है, या तो पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स आया था कि किसी भी कंट्री की कितनी पॉपुलेशन है। लाइक अगर इंडिया की बात करें, ठीक है, सपोज कर लो कि 130 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन है।
ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, ये एक न्यूमेरिकल डाटा है जो क्या है बेसिकली, जिसको हम क्या किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, कंपैरिजन के लिए यूज़ कर सकते हैं अदर कंट्रीज़, ठीक है, कि अदर कंट्रीज़ की कितनी है पॉपुलेशन, ठीक है। तो वो कंपैरिजन बेसिकली अब इंफॉर्मेशन मिली है हमें, एक तरह से इंफॉर्मेशन है कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, 130 करोड़ है। तो अगर हमें यही चीज़ पता ना हो, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन ही हमें ना हो, तो फिर ऑब्वियसली है कि हमें यही नहीं पता होगा कि हमारे कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, हमें इन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता होगा। अब ये देखो, ये हमने नॉर्मली बोल दिया 130 करोड़, तो क्या हमें ये ईज़िली पता चल गया कि हाँ 130 करोड़ है? कि इसमें प्रॉपर एक मेथड यूज़ हुआ होगा, कि प्रॉपर कलेक्शन हुई होगी हर चीज़ों की, जिसके बेसिस पर इंडिया की ये पॉपुलेशन आई है। ऑब्वियसली कलेक्शन हुई है, किस चीज़ की कलेक्शन की, जब जो पर्सन होते हैं स्टैटिस्टिक्स जो करते हैं, मतलब जो घर घर पे जाते हैं, वो एक तरह से वो स्टैटिस्टिक्स ही कर रहे हैं, लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं कि रिगार्डिंग देयर नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल इन अ फैमिली, ठीक है, कि एक फैमिली में कितने इंडिविजुअल्स रह रहे हैं, ठीक है, उनका प्रॉपर डाटा कलेक्ट करते हैं। तो उस बेसिस पर ये डाटा जो क्या है लिया गया है, मतलब इतने इजी वे में ये डाटा नहीं कलेक्ट हुआ कि 130 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन है। तो वही चीज़ है, हम इसको क्या बोल सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स को से प्लूरल सेंस में, कि ये एक इन्फॉर्मेशन है किस बेसिस पर, न्यूमेरिकल डाटा बेसिस पर, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स मतलब कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट कितनी है, कि कितने लोगों को काम मिला है, ठीक है। या आप ओवरऑल इंडिया का भी बोल सकते हो, या फिर किसी एक बिज़नेस का भी बोल सकते हो कि हाँ एक बिज़नेस में कितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। सपोज़ एक फर्म है और बी फर्म है, कि दोनों का आप कंपैरिजन कर सकते हो कि ए फर्म में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और बी फर्म में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि हायर एम्प्लॉयमेंट कौन दे रहा है, ए फर्म दे रही है या फिर बी फर्म दे रही है। तो वो कैसे होगा, उनके नंबर्स को ही क्या करोगे, काउंट करोगे ना पहले, और उसके बाद क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे, ठीक है। तो अच्छा, अब ये चीज़ हमेशा आपने याद रखनी है कि कोई भी न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स नहीं होती, ठीक है। नो डाउट स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन आपकी क्या होगी, न्यूमेरिकल फॉर्म्स में ही होगी, बट हर न्यूमेरिकल फॉर्म आपका स्टैटिस्टिक्स नहीं होता। देखो कैसे, कि अगर सबसे पहले तो यही है कि स्टैटिस्टिक्स आपका तभी पॉसिबल है अगर किसी भी डाटा को हम यूज़ कर सकते हैं एनालाइज करने के लिए, मतलब उससे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, ठीक है, कोई ना कोई कंक्लूजन निकालने के लिए अगर हम उसको यूज़ कर सकते हैं तो वो स्टैटिस्टिक्स आपका बनता है। अब जैसे कि मैंने एग्जांपल दिए कि राम गेट 100 पर मंथ एज पॉकेट अलाउंस इज़ नॉट स्टैटिस्टिक्स। अब देखो यहाँ पे क्या, वो हमने कहा कि राम को 100 रुपये पर मंथ मिलते हैं, तो क्या ये स्टैटिस्टिक्स है? नहीं, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको किसी भी चीज़ का कुछ कंपैरिजन नहीं मिल रहा, कोई हमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, ठीक है, कोई रिज़ल्ट नहीं हमें यहाँ पर शो हो रहा, तो इसलिए ये आपका स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकता। जब तक एक एक्यूरेट रिज़ल्ट आपको शो नहीं हो जाता डाटा से, किसी भी न्यूमेरिकल फॉर्म से, तब तक वो स्टैटिस्टिक्स आपका नहीं बनता, तब तक वो एक सिंपल न्यूमेरिकल फॉर्म या फिर वो सिंपल एक डाटा बन के रह जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि इट इज़ नाइदर एन एग्रीगेट नॉर एन एवरेज। एग्रीगेट मतलब ना तो हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जिसको यूज़ करके हमने ये रिज़ल्ट निकाला है, और ना ही हमने कोई एवरेज निकाला है। एवरेज जैसे आपको निकालना आता ही है, आपने 10th में किया ही हुआ है। एवरेज कैसे निकालते हैं, कि जैसे सपोज़ कर लो आपको 10 बंदों का डाटा प्रोवाइड किया, ठीक है ना, जैसे सपोज़ 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स के उन्होंने मार्क्स बताया कि इंग्लिश में इतने मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हो, उन मार्क्स को ऐड करके डिवाइड किससे कर देते हो, 10 से कर देते हो ना, मतलब नंबर ऑफ़ टर्म्स उनकी कितनी आई है, तो वो आपका क्या निकालते हैं, एक एवरेज निकालते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, आपके पास बहुत से लोगों की इन्फॉर्मेशन दी है जिसको आपने एनालाइज करके एक एवरेज निकाला, एक रिज़ल्ट निकाला। बट राम गेट 100 पर मंथ, यहाँ पे आपका कोई रिज़ल्ट नहीं निकल रहा, ठीक है, ना आपका कुछ एनालिसिस हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, वो आपका स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलता। क्लियर? अब वही है कि अब जैसे देखो सपोज कर लो, यहाँ पे एग्जांपल दिया, अगर मैं बोलूँ कि एवरेज पॉकेट अलाउंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इज़ 100 पर मंथ, ठीक है, और देयर आर 80 स्टूडेंट्स इन क्लास 11th कंपेयर टू जस्ट 8 इन क्लास 12th ऑफ योर स्कूल्स आर स्टैटिस्टिक्स। अब यहाँ पे क्या कंपैरिजन वो कर रहे हैं कि एवरेज पॉकेट अलाउंस निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स का, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे क्या बोला कि क्लास 10th में क्या है, इज़ 100 पर मंथ, मतलब क्लास 10th के जो बच्चे उनको 100 पर मंथ मिलते हैं,
क्लियर। और देयर आर 80 स्टूडेंट्स इन क्लास 11th कंपेयर टू जस्ट 8 इन। अब ये दो दो आपको दिए गए हैं स्टैटिस्टिक्स। देखो सबसे पहला स्टैटिस्टिक्स क्या है कि क्लास 10th के हमने क्या कर दिया, एवरेज निकाल दिया। इसका मतलब क्या है कि क्लास 10th के जितने भी बच्चे होंगे उनको जितनी जितनी पॉकेट मनी मिलती है हम उन सबको क्या करेंगे, ऐड और डिवाइड कर देंगे जितने 10th में बच्चे हैं। तो उसका रिजल्ट क्या आया हमारे पास, 100 पर मंथ। ये एवरेज निकल के आया आपका कि क्लास 10th में ऑन एन एवरेज 100 पर मंथ जो है बच्चों को मिलता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखो स्टैटिस्टिक्स को क्या कर रहा है, देयर आर 80 स्टूडेंट्स इन क्लास 11th कंपेयर टू जस्ट 8 इन क्लास 12th। अब ये भी क्या है स्टैटिस्टिक्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है किसका, क्लास 11th का क्लास 12th के साथ। कि क्लास 11th में 80 स्टूडेंट्स है, बट अगर हम उसको कंपेयर करते हैं 12th क्लास के साथ तो 12th क्लास में क्या है, सिर्फ 8 स्टूडेंट्स हैं। मतलब इससे हमें एक रिजल्ट पता चला क्या, कि क्लास 11th की स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्लास 12th। तो ये बेसिकली क्या है, स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। नॉर्मली हम भी अपनी नॉर्मल लाइफ में भी स्टैटिस्टिक्स यूज़ कर लेते हैं। लाइक सपोज कर लो जैसे आपके मार्क्स होते हैं, ठीक है, क्लास मार्क्स होते हैं, कुछ भी है, तो वो बेसिकली क्या है, आपके नंबर्स हैं, जो आपकी परसेंटेज है वो क्या है, वो स्टैटिस्टिक्स ही है। क्यों, क्योंकि वो आपको कंपैरिजन करवाती है अदर स्टूडेंट से। कि सपोज जैसे हमें कैसे पता चलता है कि एक फर्स्ट आया है, एक सेकेंड आया है, एक थर्ड आया है, एक फोर्थ आया है, कोई पास हुआ है, कोई फेल हुआ है, ये चीज़ कैसे पता चलती है आपको, ठीक है। तो ये क्या है कि ये मेथड है, टेक्निक है। इसमें आप क्या करते हो, जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उसके नंबर्स लिखते हो, ठीक है, उन नंबर्स को काउंट करते हो, देन उसको डिवाइड करते हो उसके टोटल नंबर से, तो आपको आपकी परसेंटेज निकल के आती है, जिससे आपको पता चलता है आप फर्स्ट हो या सेकंड हो, थर्ड हो। तो ये चीज़ क्या है, ये आपकी स्टैटिस्टिक्स होती है, क्लियर। अब देखो डेटाज विच आर नॉट स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा विच आर स्टैटिस्टिक्स। अब देखो उन्होंने बोला अ काउ हैज़ 4 लेग। अब यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ पे 4 वर्ड आ गया, मतलब 4 मीन्स क्या है, आपका न्यूमेरिकल वर्क है, ठीक है। क्वांटिटेटिव डाटा है, मतलब डाटा है न्यूमेरिकल फॉर्म में है। क्योंकि देखो अगर मैं बोल दूँ 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दिया मैंने, तो क्या ये कुछ आपको रिजल्ट शो कर रहा है, नंबर्स हैं, नंबर्स में है, न्यूमेरिकल फॉर्म में है, डाटा दिया है, बट आपको कोई रिजल्ट नहीं शो कर रहा, ठीक है। ऐसे सेम है कि काउ हैज़ 4 लेग, तो इससे हमें कुछ ये कोई जजमेंट नहीं हो रही है, कुछ कंपैरिजन नहीं हो रहा हमारा। नॉर्मल है कि काउ हैज़ 4 लेग, हाँ कि बस गाय की 4 टांग होती है, ठीक है, बट उससे कुछ रिजल्ट तो नहीं हमें पता चल रहा। अब वहीं देखो अगर मैं यहाँ पे डाटाज विच आर स्टैटिस्टिक्स, कौन से डाटा स्टैटिस्टिक्स बन सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि एवरेज हाइट ऑफ 26 प्लस मेल पीपल इन इंडिया इज़ 6 फीट कंपेयर टू 5 फीट इन नेपाल। अब देखो मैंने एवरेज यहाँ पे वो क्या डाटा स्टैटिस्टिक्स लेके चल रहा है कि हमने क्या निकाली है, एवरेज हाइट निकाली है कि जो 26 प्लस मेल होती है ना, ठीक है, इंडिया में उनकी हाइट ऑन एन एवरेज हाइट 6 फीट निकली है एज़ कम्पेयर टू 5 फीट इन नेपाल। अब देखो इसमें हमने एक एनालिसिस भी कर लिया कि इंडिया में मेल जो है उनकी ऑन एन एवरेज कितनी हाइट रहती है, 6 फीट, ठीक है। और कंपैरिजन भी कर लिया किसके साथ, नेपाल के साथ, कि नेपाल में कितनी रहती है, वो सिर्फ 5 फीट, क्लियर। तो ये आपका स्टैटिस्टिक्स होता है। अब वही सेम चीज़ आ गई, राम हैज़ 200 रुपये इन हिज पॉकेट। तो ये चीज़ क्या है, ये आपका डाटा नहीं होता, सॉरी ये आपका स्टैटिस्टिक्स नहीं होता, डाटा होता है नो डाउट, स्टैटिस्टिक्स नहीं होता। अब वहीं यहाँ पे देखो कि बर्थ रेट जो इन इंडिया है वो 18 पर 1000 है कंपेयर टू 8 पर 1000, ठीक है, इन यूएसए। कि मतलब इंडिया में जो बर्थ रेट है कि हर 1000 बच्चे के पीछे 18 बच्चे क्या है, 1000 कंपैरिजन करते हैं वो, ठीक है, कि 18 बच्चे क्या है, 18% क्या है उनकी बर्थ रेट है इंडिया में, बट यूएसए में बर्थ रेट क्या है, सिर्फ 8%। इट मीन्स यहाँ पे वो क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, हमें एक एनालिसिस करने को मिल रहा है, हमें एक डाटा मिल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो एक यंग लेडी वॉज रन ओवर बाय अ स्पीडिंग ट्रक एट 100 किलोमीटर पर आवर्स। की मतलब एक यंग लेडी है वो भाग रही है एक स्पीडिंग ट्रक के साइड बाय एट 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, जो इतनी स्पीड से चल रहा है। तो ये क्या है, ये आपको कोई डाटा प्रोवाइड कर रहा है, नहीं, सॉरी स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड कर रहा है, नहीं, क्योंकि इसमें हमें कोई कंपैरिजन या कोई एनालिसिस नहीं है, ये नॉर्मल एक डाटा है। बट यहाँ पे देखो कि ओवर द पास्ट 10 ईयर्स इंडिया हैज़ वन 60 टेस्ट मैचेस इन क्रिकेट एंड लॉस्ट 50। अब ये हमें देखो एक प्रॉपर रिजल्ट दे रहा है, एनालिसिस दे रहा है कि अगर हम पिछले 10 सालों को देखें तो इंडिया ने 60 टेस्ट मैच जो जीते हैं और 50 क्या किए हैं, लूज़। तो इससे हमें कंपैरिजन पता चल गया कि 60 मैचेस तो उसने जीते हैं, 50 लॉस किए हैं, ठीक है। तो इससे हम ये भी जजमेंट, हर पर्सन इससे क्या है अलग अलग जजमेंट निकाल सकता है कि इंडिया को क्या है
यहाँ पर ज़्यादा जो है मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ 10 का ही डिफरेंस है वन और लॉस्ट में, ठीक है। तो ये अलग अलग जजमेंट निकलती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी देखो एक कंपैरिजन हो रहा है कि पिछले 10 सालों में उसने 60 मैच जीते और 50 हारे। तो ये क्या है, ये एक ऑब्वियसली डाटा कलेक्ट किया गया सब टेस्ट मैचेस का, उसके बाद ही ये हमें रिज़ल्ट पता चला, ठीक है। तो ये आपका स्टैटिस्टिक्स होता है, क्लियर। इसीलिए देखो जनरली ये आपको ऑलवेज शो होता है कि ऑल स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं, आपका डाटा, मतलब जितना भी स्टैटिस्टिक्स ऑब्वियसली आपको डाटा फॉर्म में ही होगा, न्यूमेरिकल फॉर्म में ही होगा, बट ऑल डाटा आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। हर डाटा जो है आपका स्टैटिस्टिक्स नहीं होता, क्लियर। नेक्स्ट बच्चे आपको डेफिनेशन दिया, तो किसी भी एक पर्सन की आप डेफिनेशन कर लो, जो आपको ईजी लगती है वो आप कर सकते हो, क्लियर। अब उसके बाद देखो प्लूरल सेंस में इसके फीचर्स क्या आते हैं, ठीक है। अब देखो फर्स्ट वन आपका पॉइंट आएगा, कुछ पॉइंट्स तो आपके वैसे ही क्लियर होंगे। फर्स्ट वन पॉइंट आपका आएगा एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। अब ऑब्वियसली है कि अगर आपको स्टैटिस्टिक्स करना है तो आपके पास एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होने चाहिए, मतलब आपके पास बहुत सारा डाटा होना चाहिए। सिर्फ एक सिंगल डाटा से आप जो क्या है कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, कोई रिजल्ट शो नहीं कर सकते, क्लियर। जैसे देखो एग्जाम्पल दे रहा है, इफ़ इट इज स्टेटेड दैट देयर आर 1000 स्टूडेंट्स इन आर कॉलेज देन इट हैज़ नो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। अब एक उन्होंने ये चीज़ बोल दी कि 1000 स्टूडेंट्स हैं हमारे कॉलेज में, ठीक है, बट उन्होंने कोई क्लासिफिकेशन नहीं की उस चीज़ की, बट इफ़ इट स्टेटेड दैट देयर आर 300 स्टूडेंट्स इन आर्ट्स, 400 in commerce and 300 in science in our college, it makes statistics sense as this data convey statistical information। अब देखो ये आपको डाटा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बोल दे रहा था, सिर्फ इतना है कि हमारे कॉलेज में कितने हैं 1000 स्टूडेंट्स हैं, बट अगर हम उसका एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस इन द सेंस कि हाँ कितने बच्चे कौन सी स्ट्रीम में है, तो हमें पता चलेगा कि हाँ 300 बच्चे आर्ट स्ट्रीम में चले गए, 400 कॉमर्स स्ट्रीम में है और 300 साइंस स्ट्रीम में है। इससे हमें क्या है एक मैसेज मिला, या फिर हमें एक एनालिसिस मिला, या आप कह सकते हो हमें एक रिज़ल्ट मिला कि इतने इतने बच्चे इस स्ट्रीम में हैं, ठीक है। अब देखो सिमिलरली इट इज स्टेटेड दैट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ 121 करोड़, ठीक है, और दैट द वैल्यू ऑफ टोटल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इज़ दैट, मतलब एक एक्सपोर्ट की दी है कि इंडिया क्या है टोटल एक्सपोर्ट कितना करता है बाहर की कंट्रीज़ में। तो ये क्या है आपके, ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स हैं, ये इसको हम क्या बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। क्योंकि देखो जो 121 करोड़ निकला है वो आपका ऐसे थोड़ी निकला है, उससे उसके लिए हमने क्या बहुत सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, लोगों के घर घर जाके वो पॉपुलेशन की कलेक्शन पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट किया है। और वही सेम चीज़ है कि जो वैल्यू ऑफ टोटल एक्सपोर्ट आई है आपकी, तो ये भी आपकी एकदम थोड़ी आई है, जितना भी टोटल एक्सपोर्ट किया है उसने, अब एक बार में थोड़ी टोटल एक्सपोर्ट इतना किया इंडिया ने, धीरे धीरे जो क्या है अपनी चीज़ों को क्या है उसने एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। तो जब उन सब चीज़ों को हम ऐड कर देंगे तभी वो आपका क्या निकल के आएगा टोटल, और उसी को हम क्या बोलते हैं एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। मतलब डाटा क्या है आप एग्रीगेट करोगे, उनको इकट्ठा करोगे, जब इकट्ठा करके उनसे कुछ रिजल्ट निकालते हो तो वो आपका स्टैटिस्टिक्स होता है, ठीक है। तो देन नेक्स्ट देखो ऑब्वियस है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, ये चीज़ तो मेन ही है कि जो आपका स्टैटिस्टिक्स है वो आपका न्यूमेरिकल बेसिस पर ही ऑलवेज एक्सप्रेस होता है। तो क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट्स होते हैं लाइक स्मॉल और बिग या रिच पुअर, तो ये आपका स्टैटिस्टिक्स शो नहीं करता। लाइक अगर हम बोले कि इरफान पठान की जो इज़ टॉल है एंड सचिन इज़ शॉर्ट, ठीक है, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। अगर हम उनकी हाइट का कंपैरिजन करेंगे न्यूमेरिकल फॉर्म में, लाइक इरफान पठान की हाइट 6 फीट 2 इंचज़ है और सचिन की 5 फीट एंड 4 इंच है, तो ये क्या है आपका न्यूमेरिकल फैक्ट, और इसको हम क्या बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स, क्लियर। देन बच्चे देखो दैट इज़ मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज़। अब ये चीज़ आप मेनली याद रखना कि जो आपका स्टैटिस्टिक्स है ना वो एक सिंगल फैक्टर से जो क्या है अफेक्ट नहीं करता। पहली बात तो अगर कोई भी चीज़ एक सिंगल फैक्ट से इन्फ्लुएंस करेगी तो वहाँ पर हमें स्टैटिस्टिक्स की नीड ही नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि इस पर्टिकुलर पर्पस की वजह से ये चीज़ हुई है, ठीक है। लाइक सपोज कर लो कि बहुत तेज़ राइस की प्रोडक्टिविटी में जो प्रोडक्शन में जो इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, वो रेन की वजह से, मतलब जो रेन है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हुई, तो ऑब्वियसली
राइस में जो क्या है वाटर की नीड ज़्यादा होती है। तो अगर राइस की प्रोडक्शन ज़्यादा हुई तो हमें पता है कि वाटर की वजह से हुई। यहाँ पर हमें स्टैटिस्टिक्स करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ किस मेन कॉज की वजह से आपकी राइस की प्रोडक्शन ज़्यादा हुई, ठीक है। जैसे अब नॉर्मल हम डिमांड चैप्टर करके आए हैं, उसमें डिमांड आपका सिर्फ और सिर्फ प्राइस के साथ क्या है कॉज नहीं करता, मतलब उनका सिर्फ और सिर्फ प्राइस एंड डिमांड का नहीं होता कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। बहुत से कॉजेज़ होते हैं, ठीक है, कि आपकी इनकम इंक्रीज़ हो जाए तब आपकी डिमांड में फ़र्क आ जाता है, आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो जाए तब आपकी डिमांड में फ़र्क आ जाता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के या फिर कंपैरेटिव गुड्स के प्राइजेज़ में चेंज हो जाए तब आपकी डिमांड में फ़र्क आता है, ठीक है। तो इट मीन्स डिमांड में फ़र्क आने के भी कितने हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज़ है। अगर सपोज़ करो डिमांड में सिर्फ और सिर्फ फ़र्क आता प्राइस की वजह से, तो क्या हम उस चीज़ को एनालाइज़ करते? हमें उन चीज़ों को एनालाइज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें डायरेक्टली पता है कि हाँ भाई डिमांड का रिलेशन तो प्राइस के साथ है सिर्फ, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पर भी एक एग्जांपल दे रहे हैं कि 30% राइज़ हो गया प्राइस में। अब ये जो 30% राइज़ हुआ प्राइस में बहुत सी चीज़ों की वजह से हो सकता है कि हमारी प्रोडक्शन ही, हमारी जो सप्लाई है वो कम होगी हो, मतलब हमारा जो सामान है वो ज़्यादा ना बिका हो, तो हमें प्रॉफिट चाहिए इसलिए हमने प्राइजेस हाई कर दिए। इंक्रीज़ इन डिमांड, मतलब ऑटोमेटिकली हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है, बट हमारे पास गुड्स इतने अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, प्राइस को राइज़ कर देंगे। शॉर्टेज ऑफ पार, कि हो सकता है जब हमने प्रोडक्शन की उस टाइम पे पार की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा रही है, जिसकी वजह से मशीनरी सही ढंग से वर्क नहीं कर पाई और आपकी प्रोडक्शन नहीं ज़्यादा हो पाई। राइज इन वेजेस, सपोज़ जो लेबर काम कर रही है उसने क्या कर दिया, वेजेस के लिए ज़्यादा डिमांड कर दी कि हमारी वेजेस राइज़ करो, तो उनकी वेजेस को हमें राइज़ करना पड़ गया, जिसकी वजह से हमें अपने प्रॉफिट के लिए प्राइस को राइज़ करना पड़ गया, ठीक है। राइज़ इन टैक्सेस, सपोज़ कर लो गवर्नमेंट ने जो टैक्स रेट है वो हाई कर दिया। अगर टैक्स रेट हाई कर लिए तो ऑब्वियसली है अपने गुड्स के हमें प्राइजेस क्या करने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे, ताकि हमें क्या हो सके, प्रॉफिट हो सके। तो ये क्या है, ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज़ है। तो स्टैटिस्टिक्स आपका तभी पॉसिबल है जब आपके पास मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज़ होते हैं और हमें क्या करना पड़ता है, एक कॉज पे ये ध्यान देना पड़ता है कि किस एक्चुअल कॉज की वजह से हमारी 30% राइज हुआ प्राइस में, ठीक है। तो अभी सपोज कर लो ये हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आ गई, तेरा 30% राइज इन प्राइस, तो ऑब्वियसली अब हम इसके बारे में क्या करेंगे, स्टैटिस्टिक्स करेंगे। स्टैटिस्टिक्स मतलब अब इसके बारे में हम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेंगे, प्रॉपर इसको एनालाइज करेंगे कि किस एक्चुअल प्रॉपर कॉज की वजह से आपका जो प्राइस में राइज हुआ है, ठीक है। तो ये आपका स्टैटिस्टिक्स होता है। देन बच्चे देखो आपका आता है दैट इज़ रीजनेबल एक्यूरेसी। अब ये चीज़ ऑलवेज ध्यान रखना कि जो आपका स्टैटिस्टिक्स का रिजल्ट होता है वो आपका 100% रिजल्ट नहीं होता, ठीक है। रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी का मतलब होता है कि 99% या 98%, मतलब वो ट्रस्ट वर्दी होता है, ठीक है। अब देखो जैसे सपोज पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन में जितने टाइम तक हमने पॉपुलेशन की, ठीक है, अब आपको पता ही है कि इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है आपका सेंसस ऑफ इंडिया करने में, ठीक है। तो जितने टाइम तक देखो आप कलेक्ट करते हो हर घर से, ठीक है ना, तो ये तो आपको पता ही है कि हर 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद बहुत सी डेथ भी हो जाती हैं और बहुत सी बर्थ भी हो जाती हैं, ठीक है। तो वो एक डाटा क्या है, वो एक रीजनेबल एक्यूरेसी है, मतलब आप उसको 100% एक्यूरेट नहीं बोल सकते हो। रीजनेबल एक्यूरेसी होती है कि मतलब जिस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि हाँ ये आपको एक अच्छा या सही रिजल्ट शो कर रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रीजनेबल एक्यूरेसी बोलते हैं। क्लियर। तो इसलिए क्या है, दीज एक्यूरेसी डिपेंड ऑन द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इट्स नेचर, साइज एंड अवेलेबल रिसोर्सेज। मतलब वो कहते हैं कि जो एक्यूरेसी आपकी किस पे डिपेंड करती है, पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि हम उस डाटा को कलेक्ट कर क्यों रहे हैं। जैसे सपोज अगर मैं पॉपुलेशन वाली एग्जांपल दे रही हूँ कि हम अपना पॉपुलेशन का डाटा क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ सेंसस करने के लिए, ठीक है। उसका नेचर क्या है, साइज़ कितना है, मतलब आप पूरी पॉपुलेशन को कवर कर रहे हो या फिर कुछ पर्सन से आपने डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है। अवेलेबल रिसोर्सेज की आप कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर रहे हो, तो उन चीज़ों पर आपका जो है एक्यूरेसी डिपेंड करती है। अगर तो मेन चीज़, अगर अब हमने जाकर आगे इस प्रॉपर सीखना है, या अगर तो आप बहुत से लोगों से डाटा कलेक्ट करते हो तो हो सकता है आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा हो। अगर सिर्फ 10 या 15 लोगों से आप कोई ना कोई डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो आपकी एक्यूरेसी नो डाउट सही होगी। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ 10% से कलेक्ट किया है इन्फॉर्मेशन, बट वो क्या है, रीज़नेबल एक्यूरेसी ही होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपका डिपेंड करता है साइज़ पर, कि आपकी पॉपुलेशन का साइज़ कितना है, कि आप कैसे डाटा कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है।
अब सपोज़ अगर आपने इंटेलिजेंस लेवल चेक करना है, सपोज़ अगर आप ममदोट की एग्जांपल हो कि ममदोट में स्कूल्स का इंटेलिजेंस लेवल कितना है। अगर आप सिर्फ सिटी हार्ट स्कूल की बात करोगे तो वो सिर्फ एक स्कूल है, सिर्फ वहीं से आप डाटा कलेक्ट करोगे। अगर आप ऑल ओवर द ममदोट चेक करोगे तो आपको क्या है, हर स्कूल से डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इट मीन्स अगर सिटी हार्ट स्कूल से कर रहे हो, इट मीन्स आपका साइज़ क्या हो गया, छोटा हो गया। अब इस केस में आपका जो एक्यूरेसी है ना वो ज़्यादा होगी, ठीक है। और अगर आप पूरे ममदोट के जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ से आप क्या कर रहे हो, डाटा कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, उनकी परसेंटेज का या हायर परसेंटेजेस का, तो यहाँ पे क्या आप ज़्यादा साइज़ यूज़ कर रहे हो डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो नो डाउट रीजनेबल एक्यूरेसी उसकी भी होगी, बट एज़ कम्पेयर टू सिंगल वन क्या है, थोड़ी कम होगी, ठीक है, बट रीजनेबल एक्यूरेसी होगी। क्योंकि अब हमने साइज़ बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली हमारा रीज़नेबल एक्यूरेसी का क्राइटेरिया भी क्या है, चेंज हो जाएगा, बट रीज़नेबल एक्यूरेसी ही रहेगी। कहीं भी आपको 100% एक्यूरेसी नहीं मिलती स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। देन देखो आता है बच्चे आपका म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल, कि आपके जो स्टैटिस्टिक्स है ऑब्वियसली वो क्या है, म्यूचुअली रिलेटेड और कंपेरेबल होना चाहिए। ये ना हो कि हम किसी पर्सन से कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें और किसी से कोई, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल लिखा है, इफ़ इट इज़ स्टेटेड दैट राम इज़ 40 years old, मोहन इज़ 5 feet tall एंड सोहन एज 60 kg ऑफ weight, तो ये कंपैरिजन ये, क्योंकि राम की हम एज की बात कर रहे हैं, मोहन की हम क्या कहते हैं आपको, उसकी हाइट की बात कर रहे हैं, और जो सोहन है उसके हम वेट की बात कर रहे हैं, तो ये कंपैरिजन ही है, एक दूसरे से म्यूचुअली रिलेट ही नहीं करते। तो अगर आप किसी की एज से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो तो सबकी एज के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लगो, किसी की हाइट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो तो जितने भी पर्सन है सबकी हाइट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, अगर वेट कर रहे हो तो सबका वेट, मतलब ये इंटर रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज़ म्यूचुअल रिलेटेड एंड कंपेरेबल। देन आता है बच्चे आपका प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव्स, सबसे इंपॉर्टेंट वन आपका प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव ही है, क्योंकि देखो स्टैटिस्टिक्स ये नहीं है कि अब हमने सोचा कि हम स्टैटिस्टिक्स करेंगे तो हम उठ के चलो जी हम स्टैटिस्टिक्स करना शुरू कर देंगे, नहीं, आपका स्टैटिस्टिक्स का एक प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्लियर। अब जैसे सपोज कर लो आपने यही चेक करना है कि हमारे एरिया में हमने चेक करना कि ऑन एन एवरेज लोगों की इनकम कितनी है, ठीक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए फिर आप अपने उस एरिया में क्या करोगे, जाओगे और उनकी इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, ठीक है। पहले तो आप ये चीज़ सोचोगे ना कि मुझे इन्फॉर्मेशन किस रिगार्डिंग चाहिए। अब जैसे मैं इंटेलिजेंस लेवल की बात करी थी, अगर मुझे चेक करना है कि किसी एरिया में कितना IQ है, मतलब कितने लोग इंटेलिजेंट है, उनका इंटेलिजेंस लेवल कितना है, ठीक है, तो वही है कि मुझे उस बेसिस पर फिर डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो यही चीज़ होती है कि आपका सबसे पहले प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपको करना क्या है, जिसके बेसिस पर फिर उसके बाद आप क्या करते हो, स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करते हो। अगर आपको कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तो फिर स्टैटिस्टिक्स तो करने का मतलब ही नहीं, मतलब आपको यही नहीं पता कि जाना कहाँ है तो फिर कहाँ जाओगे, ठीक है। यही सिंपल सी चीज़ है कि आपका स्टैटिस्टिक्स अगर आपको करना है तो आपका एक प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब देखो, इफ़ द डाटा पर्टेनिंग टू द फार्मर्स ऑफ अ विलेज इज़ कलेक्टेड देयर मस्ट बी सम प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव, कि अगर आपको विलेज के फार्मर्स का डाटा कलेक्ट करना है तो आपका एक प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हाँ हमें उन फार्मर्स का डाटा क्यों कलेक्ट करना है, ठीक है। तो यही चीज़ होती है बच्चे आपका प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव। अब नेक्स्ट देखो आता है बच्चे न्यूमरेटेड एंड और एस्टिमेटेड। अब देखो ये आपका डिपेंड करता है साइज़ पे, ठीक है, एरिया कि आप एरिया कितना कवर करते हो। तो बच्चे दोनों वर्ड एक सेम ही है, स्टैटिस्टिक्स आपका कलेक्ट होता था न्यूमरेशन बेस पर भी और एस्टिमेट बेस पर भी। अगर तो देखो आपका फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है ज़्यादा है, बहुत बड़ा है, मतलब जहाँ पर अब पॉसिबल नहीं है कि आप हर एक पर्सन से क्या है डाटा कलेक्ट कर सको, तो वहाँ पर आप क्या लेके चलते हो, एस्टिमेशन बेस लेके चलते हो, ठीक है, एस्टिमेट लेके चलते हो, हर लोगों से आप डाटा कलेक्ट नहीं करते। जैसे देखो फॉर एग्जांपल 1 लाख पीपल अटेंडेड द रैली एड्रेस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली एंड 2 लाख इन मुंबई, ठीक है। तो अब देखो ये अब कहीं भी जैसे अगर पब्लिक प्लेस होता है कुछ भी है तो वो एक एस्टिमेशन लेके चलते हैं कि अराउंड इतने % लोग जो है यहाँ पर इकट्ठे होंगे, बट एक्चुअल में हम एक एक लोगों को गिनते तो नहीं है ना कि एक्चुअल में कितने लोग हैं यहाँ पर, ठीक है, वो सिर्फ एक एस्टिमेशन बेस होता है।
तो जब आपका जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा वाइड होता है, जहाँ पर आप हर लोग यहाँ जहाँ पर क्या है, ये आपके लिए मुश्किल हो जाता है हर लोगों से डाटा कलेक्ट करना, तो वहाँ पर आप एक एस्टिमेशन बेस लेके चलते हो। लेकिन अगर आपका जो फील्ड एरिया है वो बहुत लिमिटेड है, मतलब बहुत छोटा है, मतलब सपोज जैसे 20 स्टूडेंट्स हैं या 10 वर्कर हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो आपका मेथड यूज़ होता है वो होता है न्यूमरेशन, उसको हम न्यूमरेशन बोलते हैं। क्लियर? देन आता है बच्चे आपका दैट इज़ कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ऑब्वियस है कि आपका जो स्टैटिस्टिक्स है, अगर तो प्री डिटर्मिंड, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि आपका स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक प्रॉपर मेथड और टेक्निक बेसिस पर रूल आउट होता है, ठीक है, चलता है। तो स्टैटिस्टिक्स आपका जो क्या है, एक सिस्टमैटिक मैनर ही है। तो अगर प्लान्ड वे से आप उसको क्या करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, अगर आपका पास प्रॉपर मेथड ही नहीं है कि हमें डाटा कलेक्ट करना कैसे है, ठीक है, कहाँ से हमने डाटा कलेक्ट करना है, कैसे हमने सीक्वेंस बनाना है, तो वो आपका स्टैटिस्टिक्स नहीं होता। अब जैसे सपोज करो आपका ही हम डाटा की बात करें कि आपके मार्क्स सिक्योर के रिलेटेड जो डाटा होता है स्टूडेंट्स का, ठीक है, तो अगर उसमें कुछ भी रेफ़र ना किया जाए, आपकी क्लास, सब्जेक्ट, या फिर हम कुछ एग्जामिनेशन भूल जाए कि हाँ कौन सी क्लास का एग्जामिनेशन है, या आपके मैक्सिमम मार्क्स लिखना भूल जाए, या मतलब क्राइटेरिया सब में चेंज कर दे, मतलब किसी में किसी बच्चे की मार्क्स के और में क्लास लिखी है, किसी के में नहीं लिखी, या किसी के में सब्जेक्ट लिखा है, किसी में नहीं लिखा, तो ये क्या एक सिस्टमैटिक मैनर नहीं है, तो ये आपको क्लियर कंक्लूजन नहीं देगा, क्लियर आंसर्स नहीं प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इसलिए जो आपका स्टैटिस्टिक्स है, न्यूमेरिकल डाटा है आपका, तो वो आपका सिस्टमैटिक मैनर से ही चलेगा, ठीक है। जैसे सपोज वही सेम एग्जांपल हम लेंगे, अगर हम किसी की हाइट के बारे में बात करें तो सबकी हाइट के बारे में आप बात करोगे, उनके वेट के बारे में, या फिर उनकी उनकी एज के बारे में फिर आप बात नहीं करोगे, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स आपका सिस्टमैटिक मैनर से ही चलता है, सिस्टमैटिक वे में ही चलता है। जैसे एवरेज मीन निकालते थे तो प्रॉपर वो मेथड यूज़ करके ही निकालते थे ना आप, चाहे वो मीन का मेथड था, या मीडियन का मेथड था, या मोड का मेथड था। क्लियर? तो ये सब चीज़ें आपकी क्या होती हैं, सिस्टमैटिक मैनर। क्लियर? आई होप बच्चे आपको क्लियर हो गया होगा टॉपिक। तो ये बस आपके फीचर्स थे, उसके बाद आपका सिंगुलर सेंस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके बच्चे, थैंक यू।